नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं गया हूं आपकी एनसीईआरटी वाली क्लास लेकर के। हम 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, और आज हमारा ये चौथा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जलवायु के बारे में। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसमें जलवायु के बारे में हमें क्या बताया गया है। ठीक, तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझना है ना, अगर किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ की पहले तो भू आकृति के बारे में देखना पड़ेगा। भू आकृति, ठीक, मतलब वहाँ के पर्वत है ना, पठार, इन सब के बारे में जानना पड़ेगा कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का मैदान कैसा है। ठीक, तो सही बात क्या हुई कि प्राकृतिक पर्यावरण को जानना है तो पहले तो वहाँ की भू आकृति को जाने। ठीक, फिर वहाँ का अपवाह सिस्टम समझ लीजिए, अपवाह मतलब नदियों के बारे में वहाँ पर जान लीजिए। और तीसरी बात क्या है, जलवायु के बारे में जानिए। ठीक, या वहाँ का वायुमंडल कैसा है उसके बारे में जानिए। तो अगर किसी भी क्षेत्र के अगर प्राकृतिक पर्यावरण आप समझना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो अब भू आकृतियों को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऊपर वाले पहले वाले चैप्टर में हमने आपको पर्वतों के बारे में पढ़ा दिया, भारत के, है ना, पठारों के बारे में हमने देखा ही है। पीछे आप वीडियो जा करके उन सबको देख ले सकते हैं। अपवाह के बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि अपवाह मतलब नदियाँ होती हैं, कि हमने हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ा, जो कुछ नदियाँ उसमें अरब सागर में जाकर गिर रही थीं, कुछ नदियाँ उसमें जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर रही थीं, है ना। प्रायद्वीपी नदियों के बारे में पढ़ा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, उन सब नदियों के बारे में पढ़ा है। तो किस तरीके से आपने देखा कि ये अपवाह तंत्र उस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। जैसे हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा था किस तरीके से वहाँ पर प्रभावित हो रहा था। जैसे आपने देखा था कि जो गंगा सिंधु का मैदानी एरिया है तो वहाँ का समझिए प्राकृतिक पर्यावरण है, वहाँ पर पूरा मैदानी क्षेत्र। यही तो कारण है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फसल होती है, कृषि अच्छी होती है। तो अब उस पूरे मैदान में कृषि जब हो रही है ना, इतना पूरा एरिया वहाँ पर फैला हुआ है, इसका कारण क्या है, वहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण ही है ना। तो वही कह रहे हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण को अगर आपको ठीक समझना है तो भू आकृतियों के बारे में देखिए, अपवाह के बारे में, और वहाँ की जलवायु के बारे में, मतलब वहाँ का वायुमंडल कैसा है इसके बारे में। ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, व्यक्ति का रहन सहन, समाज का रहन सहन, रीति रिवाज जो होते हैं ना कहीं प्राकृतिक पर्यावरण से ही डिसाइड होता है, जान लीजिए। जैसे बहुत ज़्यादा कहीं ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर शीत है, तो वहाँ का कैसा पर्यावरण डेवलप, वहाँ का कैसे रीति रिवाज डेवलप होंगे। वहाँ का मतलब ये होगा कि ज़्यादातर वहाँ फिर नॉनवेज खाने वाले हो जाएंगे, ठंड वाले कपड़े पहनेंगे ज़्यादातर लोग। ठीक, उनका रहन सहन भी उसी तरीके से होगा। तो वही, और बहुत ज़्यादा जैसे मैदानी एरिया में है या शुष्क एरिया में है तो वहाँ पर उस तरीके से उनको रहना पड़ेगा। तो व्यक्ति का रहन सहन, उनके रीति रिवाज, रिलीजियस, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा डिसाइड होता है। और उसी प्राकृतिक पर्यावरण को आपको समझना है तो भू आकृति, अपवाह और जलवायु को आपको पढ़ना होगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है हमारे जलवायु के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले यही बात है, अभी हमने बताया कि अगर किसी क्षेत्र के पर्यावरण को आपको समझना है तो उसके लिए 3 मूल तत्व हैं, आपको उसे देखना पड़ेगा। कौन सा, एक तो स्थलाकृति, दूसरा अपवाह, और तीसरा वहाँ का वायुमंडल। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आप इन सब का अध्ययन करेंगे तभी आप यहीं कहीं के प्राकृतिक पर्यावरण को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है ना, जैसे अभी आप देख लीजिए कि कैसे डिसाइड होता है कि दिसंबर के महीने में ही आप सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र कपड़े पहनते हैं ना, गर्म वाले कपड़े हैं, लेकिन मई जैसे ही आ जाती है आप तुरंत अपने गर्मी वाले कपड़े पहनते हैं ना, कॉटन पहनना पसंद करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी एक क्षेत्र का पर्यावरण के बारे में समझना है तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। ठीक है ना, मतलब ये समझ लीजिए कि जो मौसम है, मौसम का, जैसे मौसम बार बार बदल रहा है ना, उसकी डाइवर्सिटी है मौसम में। तो कहने का मतलब मौसम का जो एवरेज है ना,
30 वर्ष से अधिक समय तक का, वही क्या कहलाता है, जलवायु है। मोटी मोटी बात ऐसे ही है कि एक विशाल क्षेत्र में क्या होता है कि लंबे समय अवधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की जो अवस्था है या उसकी जो डाइवर्सिटी है उसका योग ही क्या है, जलवायु है। ठीक है ना। इसका मतलब बस ऐसे समझ लीजिए मोटी मोटी बात कि जैसे मौसम क्या होता है, क्षणिक होता है, तुरंत बदल जाता है। एक ही दिन में आप देखेंगे बड़ी धूप निकली रहती है, पता चला आंधी तूफान आ गया, फिर वहीं पर थोड़ी वर्षा होने लगी। एक ही दिन में मौसम बार बार बदल सकता है। लेकिन जलवायु क्या होता है, जलवायु एक ही दिन में नहीं बदलता। जलवायु क्या होता है कि मौसम का एक एवरेज होता है, लंबे समय तक स्थिति सेम बनी रहती है। जबकि ये चीज़ जान लीजिए, जो मौसम होता है ना, मौसम और जलवायु इन दोनों के तत्व जो है ना एक ही हैं, मतलब ये एक ही तत्व से डिसाइड होते हैं। ठीक, और वो कौन कौन से तत्व हैं, तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है, वर्षण है ना, न्यायी वर्षा है। ये सब एक ही होते हैं, इनके मौसम और जलवायु के तत्व एक ही हैं। लेकिन मौसम में क्या होता है ना, मौसम में एक ही दिन में उस तापमान बदल सकता है, एक दिन में उसकी वायुमंडलीय दाब बदल सकता है, एक ही दिन में उसका पवन की दिशा बदल सकती है, आंधी आ सकती है, तूफान आ गया, एक ही दिन में आर्द्रता, एक ही दिन में वर्षण। मतलब मौसम क्या होता है ना, एक ही दिन में ये इन सारे जो तत्व हैं इनमें परिवर्तन हो सकता है। मौसम में इन सब में एक ही दिन चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो जलवायु होती है ना, जलवायु कांस्टेंट बनी रहेगी। जैसे वहाँ का तापमान लगातार एक ही लगभग बना रहेगा, वहाँ का वायुमंडलीय दाब जो है ना वो भी लगातार सेम लंबे समय तक एक ही बना रहेगा, वहाँ का पवन जो है वो भी लंबे समय तक सेम बना रहेगा, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ का वर्षण, एक लॉन्ग टर्म तक स्थिति सेम बनी रहेगी। मतलब दोनों के तत्व एक ही हैं, लेकिन मौसम में क्या होता है, परिवर्तन जल्दी होता है, जलवायु में परिवर्तन 30 साल के बाद होता है या 30 साल से अधिक का समय लगता है। ठीक, यही बात है मौसम और जलवायु में। ठीक, अब देख लीजिए मौसम की अवस्था प्रायः क्या होती है, एक दिन में ही कई बार बदलती है। अभी हमने बताया इसके बारे में कि मौसम क्या है, एक ही दिन में कई बार बदल जा रहा है। लेकिन फिर भी जैसे कुछ सप्ताह महीना तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है ना, ये मौसम होता है। ठीक, या जैसे कुछ हफ्ता या कुछ महीना, जैसे 3-4 महीना तक बरसात होती है, 3-4 महीने गर्मी होती है ना, 3-4 महीने ठंडी होती है, ये मौसम है। ठीक है ना। तो ये ऐसा हो सकता है, एक ही दिन बदल सकता है, और ये क्षणिक चीज़ें हैं मौसम। ठीक, अब जैसे देख लीजिए कि दिन या तो गर्म होगा या ठंडा होगा, दिन या हवादार होगा या शांत होगा, आसमान में बादल होंगे या बादल साफ होगा। ठीक, आर्द्र होगा, शुष्क हो सकता है। ठीक, ये सब क्या है, ये वायुमंडलीय अवस्था है कि ऐसा सामान्य स्थिति बनी रह सकती है मौसम में। ठीक, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है या शीत ऋतु में विभाजित किया है। ये किस आधार पर किया जा रहा है, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर। जैसे क्या होता है कि 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में अब समझ लीजिए 4 महीने क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु पता चल रही, तो यही महीने का औसत क्या है, वायुमंडलीय अवस्था है। जैसे 4 महीने वायुमंडल की अवस्था क्या है कि उसमें बारिश हो रही है, गर्मी, या 4 महीना आप देखेंगे तो उसमें ठंडी की अवस्था है, 4 महीना देखेंगे तो गर्मी की अवस्था है ना। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वायुमंडल की अवस्था क्या है। वायुमंडल की अवस्था अगर गर्मी वाली है तो पता चला 4 महीने गर्मी है, तो वही जो 4 महीने का औसत है ना, औसत, उसी के आधार पे हमने क्या किया है कि पूरे साल को ऋतुओं में बांट रखा है। जो ऋतुएं होती हैं उनमें बांट रखा है, किसमें, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, इस तरीके से। और ये किस आधार पे बांटा गया है, ये महीने की औसत वायुमंडलीय अवस्था जो होती है ना, उसके आधार पर बांटा गया है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व को अनेक वायुमंडलीय प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है ना। भारत की जलवायु कैसी है, याद रखिए भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ठीक, इस संबंध में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अभी तो यहाँ देख लीजिए, देखिए ये मौसम लिखा हुआ है ना, मानसून देखिए क्या होता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द, याद रखिएगा, अरबी शब्द किससे, मौसम से हुई है। ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौसम। ठीक, यहाँ देखिए क्या लिखा है, मानसून। मानसून का अर्थ
एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक, एक साल के अंदर अगर वायु की दिशा बदल जा रही उसी को मौसम कहते हैं। इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखिए, जैसे अब ये भारत का मान लीजिए कि ये मैप है भारत का, है ना, ऐसे मान लेते हैं, एक कच्चा ऐसे बना देते हैं ना, तो ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है हिंद महासागर, है ना, यहाँ हिंद महासागर है। तो आपको पता है ना कि ये हिंद महासागर में गर्मी के महीने में क्या हवाएं स्थल की तरफ आती हैं, समुद्र से स्थल की ओर। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य जो होता है ना वो कर्क रेखा के आसपास चमकता रहता है। ठीक, कर्क रेखा के आसपास चमक रहा है सूर्य, तो यहाँ पर क्या होता है ना, हाई टेम्परेचर हो गया है। ये हाई टेम्परेचर और यहाँ पर लो प्रेशर, जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहीं लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की वजह से यहाँ की हवाएं, मतलब ये हिंद महासागर की हवाएं स्थल की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना, और यहाँ आ रही हैं इस बेल्ट में। ठीक, तो अब ऐसा कब हो रहा है, जब सूर्य क्या कहते हैं इस अवस्था में है, यानी कर्क रेखा के आसपास है। आपको पता ही कर्क रेखा भारत को एकदम बीच से बांटती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये सूर्य जो है वापस चला जाएगा कहाँ, मकर रेखा के आसपास। जब मकर रेखा के आसपास चला जाएगा तो ये महासागर पर उस स्थिति एकदम उल्टी बन जाएगी। ठीक, अब क्या हो जाएगा ना, ऐसे देख लीजिए, अब ऐसी सिचुएशन में जो भारत का उत्तरी वाला एरिया है, ठीक ना, भारत का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा ना, नहीं सॉरी, यहाँ पर अब हाई प्रेशर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर बन जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब क्या कहते हैं, लो टेम्परेचर, प्रेशर हाई है, लेकिन अब सूर्य चला गया है साउथ में, मकर रेखा के आसपास चला गया है, तो अब हिंद महासागर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ सूर्य है वहाँ पर अब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की स्थिति बनेगी ना, मतलब वहाँ पर अब तापमान ज़्यादा है जहाँ सूर्य हो गया, तो हवाएं क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहने लगेंगी। तो हवाएं अब इधर से इधर जाने लगेंगी। देखा ना, अभी आपने क्या देखा था कि हवा इधर से इधर जा रही थी, यानी जल से स्थल की तरफ जा रही थी। अभी हवा क्या हो रही है, जब सूर्य साउथ में चला गया यानी मकर रेखा के आसपास चला गया, तो कर्क रेखा से ये जब हवाएं अब कहाँ जा रही हैं, स्थल से अब जल की तरफ जा रही हैं। तो अब ऐसा कब होता है, ऐसा साल भर में होता है ना, कि साल भर में 6 महीने हवा दक्षिण से उत्तर चलेंगी और 6 महीने हवा उत्तर से दक्षिण चलेगी। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मानसून। ठीक, आगे हम इसके बारे में और समझेंगे, अभी बस ऐसे मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि मानसून का अर्थ ये हुआ कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है ना, गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हिंद महासागर से हवा कहाँ जाएगी, भारत में आएगी, इंटर करेगी, ठीक है ना। लेकिन वही जब सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा तो भारत से हवाएं किधर चली जाएंगी, हिंद महासागर की तरफ चली जाएंगी। ठीक, तो ये जो 6 महीने पे मानसून में परिवर्तन हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। ठीक, जो हवाओं में परिवर्तन हो रहा है। चलिए अब देखिए कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अभी हमने भारत का नक्शा बना करके बता दिया। ऐसा क्यों क्यों कहा जा रहा है भैया, कि भारत में 6 महीने हवा जल से स्थल की तरफ चलेगी और 6 महीने स्थल से जल की तरफ चलेगी। ठीक, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु इसीलिए कह रहे हैं। ठीक, एशिया में इस प्रकार की जलवायु कहाँ कहाँ है, पहले समझ लिए, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है ना। मतलब एक तो भारत में और इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, उन सब जगहों की बात की जा रही है ना, जावा, सुमात्रा। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्यतः मतलब सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। अब देखिए, अब भारत की तो, पूरे भारत की जलवायु कैसी है, पूरे भारत की जलवायु तो आपकी मानसूनी है ना, यही बात कहा जा रहा है। एक बार इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर जैसे भारत का ये मैप हो गया ना, ठीक, ऐसे समझ लीजिए।
भारत का मैप अगर सेम नहीं बन पाए तो ज़्यादा वो नहीं करना भाई, ठीक। ये केवल आभासी बनाया जा रहा है ना। बस से थोड़ा सा समझने के लिए समझ लीजिए और कुछ नहीं, ठीक। अब जैसे ये भारत का मैप हो गया, अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि भारत में हिंद महासागर से हवाएं उत्तर की तरफ चलेंगी, ठीक, और फिर क्या होगा, स्थल से चलेंगी, जल की तरफ चलेंगी। लेकिन अब ये समझिए कि इसके आधार पे तो हम कह रहे हैं कि भारत का जो जलवायु है कैसा है, मानसूनी है, ठीक है ना। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। लेकिन अब देखिए, क्या भारत में हर जगह मौसम सेम रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। अब देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह लद्दाख का एरिया है, इस एरिया में क्या होगा कि इस एरिया में ज़्यादातर हमेशा ठंडी वाला मौसम रहेगा, मौसम लगभग सेम रहेगा, है ना। तो ठंडी वाला मौसम हमेशा रहेगा इस बेल्ट में, ठीक। अब वहीं पर देख लीजिए, जैसे केरल है, इधर का जो पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट का, या बम्बई महाराष्ट्र का जो तटीय एरिया है, यहाँ पर मौसम हमेशा सम बना रहता है, ठीक। मौसम हमेशा सम बना, सम का मतलब क्या हुआ, ना हमेशा गर्मी रहेगी न ठंडी बहुत ज़्यादा रहेगी, एवरेज टेम्परेचर बना रहेगा ना, ठीक। ऐसे ही केरल वगैरह में देख लीजिए, यहाँ पर भी एवरेज टेम्परेचर बना रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी का मौसम आ गया तो गर्मी पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम आ गया तो ठंडी पड़ने लगी, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये समुद्र तट के नज़दीक हैं। जो जो एरिया या जो जो स्टेट समुद्र तट के नज़दीक है ना, वहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। वहाँ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा मौसम का। लेकिन भारत का जो मध्य वाला एरिया है, इधर बीच में जो भारत के एरिया हैं, यहाँ पर मौसम आपको स्पष्ट दिखेगा, यहाँ पर मौसम बदलता हुआ आपको स्पष्ट दिखेगा। या जैसे अब ये पूरा एरिया है तो ठंडी में एकदम ठंडी पड़ने लगेगी, गर्मी में एकदम गर्मी आ जाएगी, है ना। तो वहीं पर बात कहा जा रहा है कि यहाँ पर मौसम में परिवर्तन होता रहता है। तो मानसूनी जो असर है ना, यहाँ पर ज़्यादा दिखेगा, लेकिन तटीय क्षेत्र में, ठीक, या फिर एकदम पहाड़ी एरियो में ये सब चीज़ें बहुत कम वेरिएंट करती हैं। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक तो पूरे भारत की जलवायु भले मानसूनी है, लेकिन भारत में ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम वेरिएंट करता है, ठीक, अलग अलग चीज़ें होती हैं। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। क्या कही जा रही थी कि यहीं पर, ठीक, क्या कही जा रही कि सामान्य प्रतिरूप में, मतलब सामान्य बात तो यही है कि भारत की जलवायु मानसूनी है, सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता है ना। लेकिन समझिए कि देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है, ठीक। देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता है। अभी हमने बता दिया अभी आपको, जैसे राजस्थान में अभी आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, गर्मी के टाइम भी बहुत ज़्यादा ठंडी। और साउथ में चले जाइए तो मुंबई है, केरल है, कर्नाटक, गोवा, इन सब में क्या होगा, ये समुद्र तट के नज़दीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता ही नहीं है। यही बात यहीं पर कही जा रही है, ठीक। अब देखिए, हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षा के आधार पर यहाँ पर देखेंगे, ठीक। देखिए, अब जलवायु के तो कई ऐसे मुख्य तत्व हैं ना। अभी हमने बताया था कि जलवायु के क्या क्या तत्व हैं, तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है, वर्षा है। इसके आधार पर हम मौसम देख रहे हैं, जलवायु देख रहे हैं वहाँ के बारे में, है ना। तो अब ये देख लीजिए कि वही बात यहाँ पर कही जा रही है, ये बात वहीं पर कही जा रही है कि हाँ, अभी हम क्या देखने जा रहे हैं ना, इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से क्या देखेंगे, तापमान और वर्षा के ही आधार पर अध्ययन करेंगे, ठीक। चलिए, तो अब देखिए, एक पहले तो मोटी मोटी बात यहाँ पर ये समझ लीजिए कि गर्मी में क्या होता है, राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर तापमान कहाँ हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये राजस्थान की बात करें, जबकि जम्मू कश्मीर में आपको क्या दिखेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है उसी टाइम, एक ही टाइम पे देखिए। तो ये क्या है, मौसम की भिन्नता दिख रही है ना, प्रादेशिक भिन्नता दिख रही, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था। तो जलवायु व्यवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। इसी को सिद्ध किया जा रहा है कि जैसे राजस्थान के मरुस्थल में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच जाता है गर्मी में, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास वगैरह का तापमान माइनस में पहुंच जाता है, -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जबकि वहीं तिरुवनंतपुरम, केरल वगैरह में देखेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहे। तो यही बात यहीं पर कहा जा रहा है
कि एक रूपता है किसमें, सामान्य प्रतिरूप में, यानी मानसूनी जलवायु है वह पूरे भारत की, लेकिन फिर भी जलवायु अवस्था में स्पष्ट आपको प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलेगी। ठीक, कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर हो जाता है, जैसे थार का मरुस्थल है ना, थार के मरुस्थल में पता चलेगा दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि रात में क्या हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, पता चला रात में ठंडी पड़ने लगी। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है। समझ रहे हैं ना, यही प्रादेशिक भिन्नता है। ठीक, लेकिन फिर भी हमारी जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ठीक, अब देखिए आगे कि अब वर्षण की ओर ध्यान देते हैं। ये तो तापमान के आधार पे हमने देख लिया कि भैया तापमान हर जगह बराबर नहीं है ना, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कहीं पता चल रहा है कि दिन का ही तापमान एक ही क्षेत्र में, मतलब एक ही जगह में दिन का तापमान ज़्यादा हो रहा है, रात का तापमान ठंडा हो जा रहा है, तो वही बात कही जा रही। दूसरी बात, अब वर्षा के आधार पर देख लीजिए, तो वर्षा के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण भी भिन्न है। मतलब पूरे भारत में एक ही प्रकार की वर्षा नहीं हो रही, मतलब ये कि एक उतना ही वर्षा नहीं हो रही। पता चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में भारत के, है ना, मेघालय में, त्रिपुरा, मिजोरम में, यहाँ इस पूरे बेल्ट में पता चला ज़्यादा बरसात हो रही है। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम में जा रहे हैं, कलकत्ता है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जैसे इधर जाते जाएंगे ना, पता चलेगा बरसात का जो सेंटीमीटर है वो कम होता जा रहा है। पता चला उधर 1000 सेंटीमीटर, चेरापूंजी जो मानसिन राम है वहाँ तो पता चल रहा है 1400-500 सेंटीमीटर बरसात हो रही है, और ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आप क्या कहते हैं पश्चिम में जा रहे हैं, राजस्थान में पता चला 10 सेंटीमीटर ठीक से बरसात नहीं हो रही। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वर्षण के रूप में, प्रकार में, वर्षण के रूप तथा प्रकार में अंतर नहीं है, मतलब उसमें भी क्या होता है, उसकी मात्रा में, ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता है। अब देखिए हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है, मतलब वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, हिमालय के क्षेत्र में बर्फ़ के रूप में बरसात होती है। लेकिन ठीक, देश के आगे देखिए, देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होती है ना, हिमालय में अगर बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन और देश में, मतलब देश के और क्षेत्र में क्या हो रहा है कि वर्षा के रूप में हो रही है। आगे देखिए, वार्षिक वर्षण में भिन्नता, मेघालय में 400 सेंटीमीटर, अभी हमने बताया कि मेघालय वगैरह में पता चला 400 सेंटीमीटर से लेकर अब लद्दाख वगैरह चले जाएंगे या राजस्थान में चले जाएंगे 10 सेंटीमीटर से भी कम बरसात हो रही है। वही बात कर रहे हैं कि देखिए वर्षा में भी अंतर है, तापमान में भी अंतर है, तो वर्षा में भी अंतर है। ठीक है ना। अब देश के अधिकतर भागों में क्या होता है कि जून से सितंबर तक बरसात होती है, लेकिन अभी तमिलनाडु में देखेंगे, तमिलनाडु में अक्सर अक्टूबर नवंबर में बरसात होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, कि पूरे देश में पता चल रहा है जून से सितंबर तक बरसात हो रही। वहीं तमिलनाडु में देखिए ठंडी का मौसम आ जाता है, अक्टूबर नवंबर में ठंडी में बरसात होगी, कहाँ तमिलनाडु में बरसात होगी। तो देखिए वर्षा के आधार में भी अंतर है, तापमान के आधार और वर्षा के आधार पर। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। तटीय मतलब जो समुद्र के किनारे हैं ना, एरिया, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में तापमान बहुत कम अंतर होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ चलती हैं दैनिक हवाएं, है ना, दैनिक हवाएं चलती हैं। समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलेंगी, स्थल से समुद्र की ओर चलाएंगी, डेली, प्रतिदिन ऐसा होता है। और यही कारण है कि जो तटीय क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तापमान में डिफरेंस नहीं आता, जैसे दिन का तापमान वैसे रात का तापमान लगभग बराबर बना रहता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। ठीक है। और जैसे जैसे तट से आप अंदर चले जाते जाएंगे ना, जैसे मध्य प्रदेश आ गए, उत्तर प्रदेश आ गए, तो जैसे जैसे तट से आप जितना दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको मौसम स्पष्ट समझ में आने लगेगा वहाँ पे, है ना। दिन और रात में भी अंतर समझ में आने लगेगा, वर्षा की मात्रा में भी अंतर समझ में आने लगेगा, तापमान में भी अंतर समझ में आने लगेगा। ठीक। अब देखिए उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः, देखिए उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं कि उत्तरी मैदान अब देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला है, आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले हमने बता रखा है कि भारत का जो ये वाला एरिया है, यहाँ से आप जाएंगे तो जो जम्मू कश्मीर हो गया ये, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए, और ऐसे सीधे चले जाएंगे तो ये जो पूरा है
हिमालय के नीचे जो पूरा मैदानी क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है। इस मैदानी क्षेत्र में क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा बरसात पूरब क्षेत्र में होगी, यहाँ पर बरसात होगी। और जैसे जैसे आप पश्चिम जाएंगे ना, वैसे वैसे बरसात कम होती जाएगी। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक, क्या कही जा रही है कि देखिए, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है ना। यानी अब देखिए कि जो मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, यहाँ बरसात ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे आप पश्चिम जाएंगे, जैसे बंगाल चले जाए, बिहार चले जाए, उत्तर प्रदेश चले जाए, ठीक है ना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वहाँ तक जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे ना, तो वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। अभी बताया ना कि राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है, और पता चला मेघालय में 4 सेंटीमीटर बरसात हो रही। तो वही बात कहा जा रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ऐसा क्यों होता है हम आगे समझेंगे। ठीक, अब देखिए, ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं। विविधता तो लाएंगी भाई। अब पता चल रहा है मेघालय वगैरह में दिन भर इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है, तो वहाँ की ज़मीन कैसी हो जाएगी, दलदली पता चला ज़मीन हो जाएगी। ज़मीन में नमी ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग ज़मीन में नहीं रह पाएंगे ना। वहाँ पर क्या करें कि बांस गाड़ कर बांस के ऊपर वो लोग घर बना बना के रहते हैं ना, पेड़ों के ऊपर घर बना कर रहते हैं। ठीक है ना, वही चीज़ है। सब लोग नहीं, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, एक एवरेज बात बता रहा हूँ आपको, है ना। अब समझ लीजिए कि उनके भोजन में, वस्त्र में, घरों के प्रकार में क्या होगा, अलग अलग विविधता दिखाई देगी, डाइवर्सिटी दिखाई देगी। और जहाँ पर जैसे राजस्थान वगैरह में लोग दीवार जो होती है मोटी बनाते हैं, छत जो होती है वो चपटी बनाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि गर्मी जो है ना, अब राजस्थान वगैरह में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो गर्मी से उनको छुटकारा मिले। मतलब बहुत मोटी दीवार रहेगी तो अंदर बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगी, अंदर ठंडा रहेगा, इसीलिए मोटी दीवार बनाते हैं। तराई क्षेत्र जैसे तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलोर में ढाल वाली छतें ज़्यादा बनाते हैं। क्यों ऐसा बनाते हैं, पता चला बरसात हो रही है, पता चला छत पे पानी टिका हुआ है, नमी शीत अंदर प्रवेश कर रही है, तो उस क्षेत्र में क्या करेंगे, ढाल वाली छत बनाएंगे, जिससे क्या होगा, बरसात होगी, पानी सीधे नीचे चला जाएगा। ठीक, असम में अभी आपने देखा कि बांस के खंभों पर घर बनाते हैं। अब क्यों बना रहे हैं असम वगैरह में, क्योंकि वहाँ देखिए, वहाँ पर बारिश डेली हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो पता चलेगा कि ज़मीन में नमी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक, अब देखिए यहाँ है क्या, जलवायु नियंत्रण। ठीक, अब जलवायु नियंत्रण के बारे में देखेंगे कि यानी क्लाइमेट को कौन कौन चेंज कर रहा है, यानी क्लाइमेट को कौन ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं। ठीक है ना, मतलब किसी भी एरिया का जलवायु कैसे डिसाइड होता है, उसके 6 कारक है। पहली बात तो अक्षांश, दूसरी बात वहाँ की ऊंचाई या उत्तुंगता, ठीक, वायु दाब, ठीक, पवन तंत्र, ठीक, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण। मतलब ये सब क्या है, ये सब जहाँ है ना, वहाँ की जलवायु को यही लोग डिसाइड करते हैं। जैसे वो कोई पर्टिकुलर एरिया है, क्षेत्र है या देश है, वो किस अक्षांश पर स्थित है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि उस वहाँ की जलवायु को। जैसे अभी यूँ समझ लीजिए, जैसे ग्लोब है ना, ग्लोब पे इक्वेटर लाइन पर पता ही है कि यहाँ पर दिन का यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लगभग हमेशा 12 महीने पड़ता रहता है। ठीक है ना, लगभग बराबर पड़ता रहता है। तो अब इस पूरे बेल्ट का जलवायु कैसी होगी, इस पूरे बेल्ट की जलवायु गर्मी वाली होगी, है ना। इस पूरे बेल्ट की जलवायु कैसी होगी, गर्मी वाली होगी। लेकिन पता चलेगा कि जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे या जैसे जैसे आप साउथ में जा रहे हैं, तो मौसम बदलता जाएगा ना, अक्षांश बदल रहा है तो वहाँ की जलवायु बदलेगी। जैसे आप 23.5 डिग्री के आसपास चले आए हैं ना, या फिर 66.5 डिग्री पर चले आए, ध्रुवों पर चले आए, तो ध्रुवों पर तो एकदम ठंडा मिलेगा ना आपको। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी बहुत तिरछा पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पूरे बेल्ट में ध्रुवों पर स्थिति कैसी होगी, बहुत ज़्यादा ठंडे वाली होगी। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक हैं। कौन कौन से, एक तो अक्षांश हो गया। ठीक, अक्षांश में अभी हमने बता दिया कि इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे आप ध्रुवों पर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा ना। ठीक, तो वही चीज़ है कि जैसे जैसे आपका अक्षांश बदलेगा, जैसे धीरे धीरे 0 डिग्री के आसपास रहेंगे तो वहाँ पर गर्मी रहेगी, उच्च अक्षांशों पे चले जाएंगे धीरे धीरे करके तो वहाँ पर तापमान ठंडा हो जाएगा। ठीक, अब ऊंचाई भी ऐसा होता है, जैसे समुद्र तट के नज़दीक हैं आप, तो समुद्र तट के नज़दीक के जलवायु में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, वहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वहाँ क्या होगा, पता चल रहा है कि
दिन का तापमान रात का तापमान लगभग बराबर है, वहाँ पर बरसात भी बराबर हो रही है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चलते जाएंगे तो वायु दाब कम होता जाएगा, वायु दाब कम होता जाएगा और वहाँ की जो वायु है वो ज़्यादा ठंडी मिलेगी आपको। ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान में कमी आने लगेगी। ठीक, जैसे जैसे आप ऊंचे जाएंगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। तो वो ये भी जलवायु को डिसाइड कर रहा है, ऊंचाई भी, है ना। और वहाँ का वायु दाब, पवन तंत्र कैसा है वहाँ का, जैसे ट्रेड विंड है ना, या मान लीजिए कि दैनिक हवाएं चल रही हैं समुद्र तट के नज़दीक, तो दैनिक हवाएं चलती हैं, वो कहीं न कहीं वहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह है ना, महाराष्ट्र या फिर मान लीजिए केरल वगैरह क्या है कि समुद्र तट के नज़दीक बसे हैं, तो वहाँ से जब समुद्र की हवाएं दिन में आप देखेंगे कि समुद्र से हवाएं स्थल की तरफ बहती हैं, तो इससे इसलिए क्या होगा कि दिन का तापमान वहाँ का कम हो जाएगा। ठंडी ठंडी हवाएं, समुद्र की ठंडी हवाएं दिन में स्थल में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे वहाँ का तापमान बना रहता है। रात में क्या हो जाएगा कि वही स्थल की हवाएं सीधे सीधे समुद्र में जाने लगेंगी, तो गर्म हवाएं वहाँ से निकलने लगेंगी, चली जाएंगी। तो वही बात कहा जा रहा है कि भैया समुद्र से अगर दूरी कैसी है, वहाँ का वायु दाब कैसा है। ठीक, अगर समुद्र के बहुत ज़्यादा नज़दीक है तब तो जलवायु सम बनी रहेगी, मतलब लगभग इक्वल जलवायु बनी रहेगी। और समुद्र से जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलेगा आपका कि तापमान में अंतर आ रहा है, जलवायु में अंतर आ रहा है। ठीक, महासागरीय धाराएं भी ये डिसाइड करती हैं। गर्म जलधारा के पास में तो उस क्षेत्र का पूरा जो तटीय एरिया है गर्म रहेगा। ठंडी जलधारा का एरिया है तो पता चला उस पूरे बेल्ट का जो तापमान है वो ठंडा वाला हो जाएगा। ठीक, तो समुद्री महासागरीय धाराएं, उच्चावच जो हैं, ये सब क्या होता है, ये सभी हैं जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक। याद रखिए कौन कौन से होते हैं। अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब एवं पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी है, सागरीय धाराएं हैं और उच्चावच। ठीक, ये सब होती हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो अब ये देख लीजिए आगे कि पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। अभी हमने बताया कि जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के आसपास जो क्या कहते हैं सूर्य का प्रकाश है वो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे वैसे वैसे तिरछा पड़ने लगेगा। ठीक, तो तिरछा पड़ने की वजह से वहाँ के तापमान में भी अंतर आने लगेगा। ठीक, जैसे अब समझ लीजिए इससे क्या होगा भैया कि तापमान विषुवत वृत्त से यानी इक्वेटर लाइन से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। यही अभी ने बताया। ठीक, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है ना, वायुदाब कम हो जाती है ऊंचाई पर बढ़ने पर, तथा तापमान घट जाता है। ये बात पहले अभी अभी बता चुका हूँ। ठीक, अभी देखिए किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक, किस अक्षांश पे है, अगर अगर मान लीजिए इक्वेटर लाइन पर है तो वहाँ का वायुदाब कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप 23.5 डिग्री पर पहुँच गए, 23.5 डिग्री पर पहुँच गए, तो वहाँ पर आपके क्या होगा, धीरे धीरे तापमान वायुदाब वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक, तो ये वायुदाब अक्षांश के आधार पर उन्हें घटता बढ़ता रहता है। इक्वेटर लाइन पर बहुत कम आपको वायुदाब मिलेगा, फिर और पोल पर जाने लगेंगे तो फिर वायुदाब ज़्यादा मिलेगा, फिर और पोल पर जानेंगे थोड़ा कम मिलेगा, फिर एकदम पोल पर जाएंगे फिर ज़्यादा मिलेगा। तो वायुदाब में अंतर अक्षांश के आधार पर डिसाइड होता है। ठीक, इस प्रकार, और यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है ना। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। अभी अभी हमने बताया कि जो समुद्र के तट के नज़दीक हैं उन पर जलवायु में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे 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 समुद्र से दूरी बढ़ती है ना, यह प्रभाव कम होता जाता है। कैसा, समकारी प्रभाव। ठीक, समकारी प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जो समुद्र के तट के नज़दीक है, यहाँ का जलवायु, यहाँ का मौसम ज़्यादा नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र से दूर हटते जाएंगे ना, ये समकारी प्रभाव वाला जो प्रभाव है ये कम होता जाएगा, और स्थल पर जाएंगे तो पता चलेगा कि जलवायु में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को आपको मिलने लगेगा। ठीक, यही बात कहा जा रहा है। ठीक, और एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करेंगे अगर आप महाद्वीप के अंदर चले गए। अब महाद्वीपीय अवस्था, इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। किसको महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं भैया, कि अगर आप समुद्र तट के नज़दीक हैं तो यहाँ पर क्या होगा, समकारी प्रभाव ज़्यादा होगा, यहाँ की जलवायु में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा।
लेकिन जैसे जैसे आप स्थल की तरफ जाएंगे, मध्य प्रदेश वगैरह या इन सब एरिया में आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि मौसमी अवस्थाएं एकदम स्पष्ट देखने को मिलती हैं, स्पष्ट महसूस होती हैं। इसी को क्या कहते हैं, महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, गर्मी में बहुत अधिक गर्म और सर्दी में बहुत अधिक सर्दी हो जाती, इसी को कहते हैं क्या, महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। और ऐसा समुद्र के तट में नहीं होगा, तट के अंदर जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे महाद्वीपीय अवस्था स्पष्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक, महासागरीय धाराओं के बारे में अभी हमने बताया कि समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है ना। अब देखिए महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब मान लीजिए जैसे कि कोई समुद्री ये तट है, ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए ठंडी हवा महासागरीय धाराएं आ गई, तो इस पूरे बेल्ट का तटीय तापमान क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि ये ठंडी धाराएं आ गई हैं इस पर। अगर यही गर्म होती तो इस पूरे एरिया का जो तापमान होता वो गर्म हो जाता। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि समुद्र जो सागरीय धाराएं होती हैं ना, समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। जैसे देख लीजिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट क्या हो जाएगा, गर्म या ठंडा हो जाएगा। ठीक, यही बात कही जा रही है कि अगर वहाँ पर ठंडी जलधारा आ गई तो वो ठंडा हो जाएगा, गर्म जलधारा आ गई तो वह तट गर्म हो जाएगा। ठीक, यही बात यहीं पर कही जा रही है। ठीक, आगे देखिए भैया कि किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्चावच मतलब ये जो वहाँ पर पर्वत हैं, पठार हैं, ये भी डिसाइड करते हैं वहाँ की जलवायु को। अब जैसे भारत का ही जो हिमालय वाला एरिया है ना, हिमालय के पश्चिम में यहाँ पर साइबेरियन हवाएं चलती, बहुत ठंडी हवाएं हैं, लेकिन इन हवाओं को भारत में प्रवेश करने से ये जो हिमालय है ना, ये रोकता है। ये इन हिमालय जो है इन ठंडी हवाओं को भारत में आने नहीं देता है। यही कारण है कि भारत की जो जलवायु है वो लगभग समबनी रहती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देता और बहुत ज़्यादा हीटिंग भी नहीं होने देता। भारत की जो मानसूनी हवाएं हैं जब भारत में प्रवेश करती हैं तो हिमालय इन हवाओं को रोकता भी है, इन हवाओं को बाहर नहीं जाने देता, जिससे क्या हो जाता है कि इस पूरे एरिया में बरसात ज़्यादा होती है। ठीक, तो यही बात कही जा रही है कि कहीं न कहीं जो उच्चावच है ना, ये भी जलवायु को डिसाइड करता है। ठीक, ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं, है ना, मतलब रोकते हैं, ठंडी और गर्म वायु जो है उसको रोक देते हैं। यदि इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो ये क्या होती है, वर्षा लाने वाली वायु को रोक देते हैं। अभी हमने बताया ना कि जैसे अब मान लीजिए कि ये ऊंचा पहाड़ है और हवाएं जो होती हैं, ये हवाएं आ रही मानसूनी हवाएं, अब यहाँ से टकरा के इसको पार तो करेंगे नहीं, अब यहाँ पर से ऊपर उठ रही हैं। अब जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं ना, तो पता चलेगा ऊपर जा कर के ये ठंडी हो गई, और ठंडी हो गई तो क्या हो गया, भारी हो गई, भारी हो गई तो यहाँ पर बरसात करा दी। ठीक, इस पूरे एरिया में तो कहीं ना कहीं ये पर्वत जो है ना, ये कारण रहा है कि उस एरिया की जलवायु के लिए, है ना। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये वर्षा भी ला सकती हैं ना, वर्षा हवाओं को रोकने में भी सक्षम है। ठीक, तो वर्षा का कारण भी बनती हैं। पर्वतों के पवनाभिमुखी ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। ठीक, इसका मतलब भी समझ लीजिए, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे अब ये पर्वत हो गया है ना, पर्वत हो गया, अब यहाँ पर हवाएं ऐसे बहते हुए मान के चलिए आ रही हैं हवाएं। ठीक, अब ये हवाएं आ रही, इनसे टकराई, अब टकराने के बाद ये हवा ऊपर उठ गई। ठीक, ऊपर उठ गई तो ऊपर उठ गई तो ठंडी हो गई, ठंडी हो गई तो भारी हो गई, भारी होने की वजह से क्या हुआ, अब बरसात हो गई, बरसात हो गई ना ये। लेकिन अब ये क्या है कि जैसे जैसे ऊपर उठती गई ये बरसात तो करा दी, अब इनके नमी खो दी, लेकिन ऊपर जब एकदम उठ गई तो उस तरफ अब जब जाएंगी ना, ये हमारे दूसरी तरफ जब जाएंगी तो यहाँ पर ये बरसात नहीं कराएंगी, यहाँ पर एरिया हो जाएगा क्या, शुष्क एरिया हो जाए। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये कि ऊपर उठी थी, ये ठंडी हो चुकी थी, बरसात कर दी थी, तो पानी इनका तो हो गया है ख़त्म। अब ये केवल हवा है जो पर्वत को पार करके उस तरफ जा रही है, ठीक है ना, और ऊपर से नीचे उतर रही है। तो यही कारण है कि अब ये पूरा एरिया कैसा हो जाएगा, ये शुष्क एरिया हो जाएगा, यहाँ पर बरसात नहीं होगी। इसी को कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, है ना। अब ये बात है यहाँ पर कि अब ये पूरा एरिया वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया, यहाँ पर अब बरसात कम होगी।
तो वही बात कही जा रही है कि पवन विमुख, एक तो इधर से हवा आ रही है, पवन मुख हो गया ये, और ये हो गया पवनाभिमुख, मतलब ये उल्टा हो गया। तो पवन के मुख के सामने जो होगी बरसात होगी, ठीक, पर्वत के एक किनारे और दूसरे किनारे पर वृष्टि छाया क्षेत्र होगा। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक, क्या कही जा रही है, सिंपल बात समझ लीजिए कि पर्वतों के विमुख, पवन विमुख बात कर रहा है, एक होता है पवनाभिमुख, ठीक, और ये पवन विमुख हो रहा है, यानी पवन के दूसरी साइड में, ठीक, क्या होता है, ढाल अपेक्षाकृत सूखे रह जाते हैं। ठीक, अब देखिए अगला है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अभी देखिए हमने 6 कारक पढ़ लिए ना। पहली बात तो यहाँ हमने क्या पढ़ लिया कि ये 6 कारक के बारे में पढ़ा ना, कि मुख्य रूप से कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। अभी हमने इसके बारे में देखा। ठीक, यहाँ पर ये देख लिया ना, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 कारक होते हैं। अक्षांश है, ऊंचाई है, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, ये सब क्या है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और विश्व की पूरी जलवायु इन्हीं से डिसाइड होती है ना, ये सब को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं ना कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जैसे भारत की मानसूनी जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु क्यों है और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।